हेलो गाइस, वेलकम इन महेश्वरी ई क्लासेस। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में आप इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान भाग 1 के स्थिर वैद्युतिकी रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत कूलाम के नियम की स्टडी करेंगे। हम जानते हैं कि जो समान प्रकृति के वैद्युत आवेश होते हैं, समान प्रकृति मीन्स सजातीय प्रकृति के जो आवेश होते हैं अर्थात धनावेश व ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार की प्रकृति वाले वैद्युत आवेश, विपरीत प्रकार की प्रकृति का मतलब है कि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि दो वैद्युत आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है जिसको आप क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। तो समान प्रकृति वाले वैद्युत आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है उसको हम प्रतिकर्षण बल कहते हैं, और विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेशों के बीच जो वैद्युत बल कार्य करता है वो वैद्युत बल होता है आकर्षण बल। यदि ये वैद्युत आवेश निर्वात में भी स्थित हों तब भी उनके बीच वैद्युत बल अवश्य कार्य करेगा। सन 1785 में एक फ्रांस के वैज्ञानिक हुए हैं कूलाम। उन्होंने प्रयोगों के आधार पर बताया कि दो वैद्युत आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है। इस वैद्युत बल के संबंध में उन्होंने जो नियम दिया उसको ही हम कूलाम्स लॉ कहते हैं। अब ये कूलाम्स का नियम क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जिनको आप जो है वैद्युत बल कहते हैं, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो इसमें देखिए दो शब्द आए हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश। सबसे पहले तो स्थिर आवेशों के बारे में समझिए। स्थिर आवेश किसे कहते हैं? वो आवेश जो गति ना करता हो, एक स्थान पर स्थिर रहता हो, उसको आप स्थिर आवेश कहते हैं। और बिंदु आवेश किसे कहते हैं? यानी पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं? यदि आवेशित वस्तुओं का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हो, माइनर हो, तो इन वस्तुओं को बिंदु आवेश आप मान सकते हैं। अब देखिए ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है और इनके बीच की दूरी R है। तो ये जो बिंदु आवेश हैं इनके बीच जो लगने वाला बल होगा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, अर्थात ये F बल जो है क्या हो गया? ये वैद्युत बल है। अब ये लगने वाला वैद्युत बल, ये जो आवेश हैं Q1 व Q2 हैं, इनके मात्राएं जो हैं, इनके आवेशों की जो मात्राएं हैं उनके गुणनफल के समानुपाती, अर्थात F समानुपाती Q1 Q2। इस पे हमने नंबर 1 डाल दिया। और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इनके बीच की दूरी कितनी है? R। इसका वर्ग कितना हो गया? R²। तो F व्युत्क्रमानुपाती R², ये संबंध 2 हो गया। अब इन दोनों संबंधों को हमने मिला दिया, तो मिलाने पर हमारे पास क्या आया? F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। और जब ये समानुपाती का निशान हम हटाते हैं तो इसके स्थान पर हम एक कांस्टेंट K का प्रयोग करते हैं। तो F = K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस पे हमने समीकरण नंबर 3 डाल दिया। अब ये K क्या है? ये K है अनुक्रमानुपाती नियतांक। और प्रयोगों द्वारा ये पाया गया कि जो K का मान होता है वो 9 × 10⁻⁹ होता है और इसका जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अब ये जो मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये कहाँ से आता है? ये देखिए, ये इसके द्वारा हम आपको समझाएंगे। आप जानते हैं कि जो कूलाम्स का नियम अभी आया है, कूलाम्स लाया है, इसमें फार्मूला क्या है? F = K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने K की वैल्यू निकाल ली, तो K = क्या हो जाएगा? ये उधर जाके इतना हिस्सा जो है पलट जाएगा, आर स्क्वायर नीचे और Q1 Q2 आर स्क्वायर तो ऊपर और Q1 Q2 नीचे। तो K = F² अपॉन Q1 Q2। अब F क्या है? F क्या है? F है बल, फोर्स, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। R क्या है? दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर प्रति, अब आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम, तो क्या हो गया? कूलाम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कूलाम स्क्वायर को हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम की पावर -2। तो इस प्रकार से आपका ये K का मात्रक आ गया। तो वायु या निर्वात के लिए F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और चूंकि फोर्स है, फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और ये भी ध्यान रखना है कि वायु या निर्वात के लिए हमने ये जो 9 × 10⁹ लिखा है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू में काम में आता है। और आर्टिकल में हम इस K के स्थान पर क्या रखते हैं? K = 1/4 पाई ε0 या ε0। तो K के स्थान पर जब हम ये रख देंगे तो F = हो जाएगा 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस 1/4 पाई ε0 का मान कितना है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये जो ε0 हम बोल रहे हैं, या इसको ε0 भी कहते हैं, ये क्या है? ये है निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम कहते हैं। तो अब ये ध्यान रखना है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है, इसका मात्रक भी होता है और इसका विमीय सूत्र भी होता है। तो हम इसको इस के द्वारा पढ़ेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि 1/4 पाई ε0 की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ होती है। तो अब हमने क्या किया? इसके नीचे 1 रख लिया, और 1 रखने के बाद ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से हमने कर दी। तो क्या हो जाएगा? 4 पाई ε0 मल्टीप्लाई 9 × 10⁹ = 1। तो ε0 कितना आ गया? 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁻⁹। अब इस पाई की वैल्यू आप जानते हैं, या तो आप 22/7 रखें या रखें 3.14। तो हमने क्या किया? इसको 10⁻9 को ऊपर ले गए, तो ऊपर ले जाने पर ये काहे की हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो 10⁻⁻9 अपॉन 4 × 3.14 × 9। और इसको सोल्व करने के बाद हमें इसका संख्यात्मक मान प्राप्त होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर।
ये तो इसका आंकिक मान है, ये 8.85 गुना 10 की पावर -12, ये तो हमने इस फार्मूले के आधार पर निकाल दिया। अब ये क्या है, इसका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक है, यानी ये इसकी यूनिट है। तो ये यूनिट कैसे निकलती है, ये इसी फार्मूले से निकलेगी। कैसे, आप जानते हैं कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 4 मल्टीप्लाई क्या आ जाता है, 4πε0 इंटू R स्क्वायर बराबर Q1 Q2। तो ε0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन F मल्टीप्लाई 4πr स्क्वायर। अब देखिए Q1 Q2 क्या है, आवेश, इनके मात्रक कूलाम मल्टीप्लाई कूलाम अपॉन F क्या है, फोर्स बल, इसका मात्रक न्यूटन, 4π कांस्टेंट, ये मात्रक विहीन है, और R स्क्वायर, R क्या है, दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर, तो यहाँ बन गया मीटर स्क्वायर। तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये इसका मात्रक प्राप्त हो जाता है। अब हम इसकी ε0 की विमा कैसे निकालते हैं उसका जो है अध्ययन करेंगे। देखिए Q1 क्या है, आवेश है, और Q2 भी आवेश है। तो आप जानते हैं Q बराबर होता है IT, तो Q1 बराबर Q2 बराबर IT। तो Q1 के स्थान पर IT रखा, दूसरे Q2 के स्थान पर भी IT रखा, तो ये हो गया I स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन F। 4π कांस्टेंट है, इसको इग्नोर कर दिया क्योंकि ये विमाहीन नियतांक है, और इंटू R स्क्वायर। I स्क्वायर, I क्या है, धारा, धारा का जो विमीय सूत्र होता है वो आप जानते हैं, वो होता है A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर। और T क्या है, टाइम, टाइम का जो विमीय सूत्र है वो T स्क्वायर अपॉन F क्या है, फोर्स, फोर्स का जो मात्रक होता, ये जो विमीय सूत्र होता है वो mL T की पावर -2, और R क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का जो है यानी दूरी, डिस्टेंस की जो विमा होती है वो होती है L, तो ये हो गया L स्क्वायर। तो L स्क्वायर ये और L ये, तो गुना करने में घातें जुड़ जाती हैं, तो L की पावर 3 हो गया। ये L की पावर 3 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, M को भी ऊपर ले गए, ऊपर ले जाने पे माइनस का हो गया, तो M की पावर -1 L की पावर -3। अब देखिए T की पावर -2 है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो T की पावर 4 और इंटू 1 की पावर 2। तो इस प्रकार से हमने इसका विमीय सूत्र प्राप्त कर लिया। तो ये तो है कि कहाँ से आते हैं, परंतु आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ε0 का जो आंकिक मान है वो 8.85 गुना 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और ε0 का मात्रक ये अभी हमने लिखा ही है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका अन्य मात्रक न्यूटन प्रति मीटर भी होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। और ε0 का विमीय सूत्र m की पावर -1 L की पावर -3 T की पावर 4 A की पावर 2। अब यदि ये जो आवेश हैं, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, हमने जो ये फार्मूला पढ़ा है, ये जो आवेश आया है, ये आवेशों पर जो लगने वाला बल आया है, ये आवेश कहाँ स्थित थे, ये आवेश वायु या निर्वात में स्थित थे, इसलिए आप इसको FA से इंडिकेट करते हैं कि FA बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। परंतु यदि आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य प्रावैद्युत पदार्थ, ये प्रावैद्युत पदार्थ क्या हैं, जैसे कांच है, जल है, मोम है, कागज है, अभ्रक है, ये हों, तब
बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल क्या होगा ये हम बताएंगे। तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, एफ एम इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इस पे हमने नंबर डाल दिया 4th, जहाँ के क्या है, जहाँ के विमाहीन नियतांक है और इस के को क्या कहते हैं, पदार्थ का प्रावैद्युतांक, यानी इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसका एक और नाम है जिसको आप क्या कहते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वायु या निर्वात का भी फार्मूला आया था, उसमें क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि इतनी वैल्यू के स्थान पर हम एफ ए लिख सकते हैं। कैसे, ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एम इज इक्वल टू एफ ए अपॉन के, अर्थात जो बल जब आवेश वायु या निर्वात में रखे थे तो तब क्या था, वो उनके बीच जो कार्य करने वाला बल था तब था एफ ए। परंतु जब हमने इन वायु या निर्वात के स्थान पर कोई अन्य कुचालक पदार्थ रख दिया तो तब क्या सूत्र आ गया, एफ एम इज इक्वल टू एफ ए अपॉन के, अर्थात एफ ए के को कहाँ से भाग हो रही है, के से भाग हो रही है। तो इसका मतलब है कि एफ एम की वैल्यू एफ ए के स्थान पर घट जाती है। तो एफ एम और के में क्या संबंध है, एफ एम व्युत्क्रमानुपाती के होता है, अर्थात यदि आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान घट जाता है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है परीक्षा की दृष्टि से, आप इसे और ध्यान से समझिए कि एफ एम में और के में क्या संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, अर्थात यदि आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल का मान घट जाएगा। अब नेक्स्ट रिलेशन हम पढ़ते हैं, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता में क्या संबंध होता है। आप जानते हैं कि वायु या निर्वात में जो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल है वो होता है एफ ए इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस पे हमने नंबर 1 डाल दिया। और यदि वायु या निर्वात के स्थान पर ये जो दो बिंदु आवेश हैं इनके बीच कोई परावैद्युत माध्यम हो, अर्थात इनके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तब आपका फार्मूला आता है एफ एम इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस पे हमने नंबर 2 डाल दिया। अब हमने क्या किया, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दिया। अब इसको यहां समझिए, देखिए ये हमारी समीकरण 1 है, ये हमारी समीकरण 2 है। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दिया, अर्थात एफ ए अपॉन एफ एम कर दिया। तो एफ ए की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एफ एम का मान कितना है, 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल हो गया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच जाता है, एफ ए अपॉन एफ एम इज इक्वल टू 1/4
1/k, k ऊपर चला जाएगा। तो क्या रिलेशन आ गया इन दोनों के बीच में? FA/FM = k। तो हम यहां पर पहुंच जाते हैं इस जगह। अब देखिए ये क्या है, ये जो k है ये क्या है? आप जानते हैं कि जो k है उसको हम क्या कहते हैं? प्रावैद्युत माध्यम का वैद्युतांक। तो ये जो प्रावैद्युत माध्यम का वैद्युतांक है ये किसके बराबर है? ये है FA/FM। और FA क्या है? दो बिंदु आवेशों के बीच वायु या निर्वात में लगने वाला वैद्युत बल। और FM क्या है? दो बिंदु आवेशों के बीच जब उनके बीच में प्रावैद्युत पदार्थ भरे हों तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल। यानी आवेश वही हैं, उनके बीच की दूरी वही है। तो क्या हो गया? अब ये इसकी डेफिनेशन बनती है। अब डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसकी कि वायु या निर्वात में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल ये FA तथा उन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच उतनी ही दूरी पर कुचालक पदार्थों वाले माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को प्रावैद्युत माध्यम का वैद्युतांक कहते हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो ε0 k आया है, जो हमने अभी ऊपर के फार्मूले में पढ़ा है ε0 k, इस ε0 k के स्थान पर हम एप्सिलॉन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात एप्सिलॉन = ε0 k। जहां ये एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है प्रावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, परमिविटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। तो यहां से हमने k की वैल्यू निकाल ली। तो k बराबर क्या हो गया? k बराबर हो गया ε/ε0। k को आप जानते हैं, k को क्या है? k को क्या कहते हैं? प्रावैद्युत माध्यम का वैद्युतांक। तो प्रावैद्युत माध्यम का वैद्युतांक किसके बराबर हुआ? ये एप्सिलॉन क्या है? प्रावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता। तथा ε0 क्या है? वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। तो दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? k कहते हैं। और k प्रावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता कहलाती है। तो इस प्रकार से k की दो परिभाषाएं हैं, चाहे आप ये वाली परिभाषाएं लिख दें और चाहे ये वाली परिभाषाएं लिख दें, दोनों ही परिभाषाएं इम्पोर्टेंट है। तो आपने अभी ये कूलॉम्स का नियम पढ़ा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा फिजिक्स की नई नई वीडियो प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं तथा इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का लाभ उनको भी मिल सके। नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।